नमस्कार। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। सभी इंतजार कर रहे हैं कि 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे और आज हम आपके सामने एक विस्तृत चर्चा लेकर आए हैं और उस का नाम है ओपीएस, जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसको बड़ा जोर शोर से उठाया कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ओपीएस ले आ देंगे। चाहे कांग्रेस की आए, चाहे आम आदमी पार्टी की आए, चाहे बीजेपी की आए, ये तो वक्त ही बताएगा। परंतु आज हम शायद इस पहलू के ऊपर जरूर चर्चा करने आए हैं कि क्या ओपीएस लागू करके जो प्रदेश का वित्तीय हालात है उस पर क्या असर पड़ेगा अगर ओपीएस लागू कर दी जाए। आपको मैं यहां पर बता दूं कि चुनावों से पहले भी यही मुद्दा चलता रहा और काफी मीडिया चैनल के हवाले से भी ये खबरें आती रही। बार बार नेताओं से यही पूछा जाता रहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी यही पूछा जाता रहा कि ओपीएस लागू कर दिया जाए। और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो जद्दोजहद जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो कि तकरीबन 2003 के बाद हुए, वो कम से कम 1.5 लाख हैं। फिलहाल इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 2.5 लाख सरकारी इंप्लॉइज है और उसमें से 1 लाख जो है ऑलरेडी उस स्कीम्स के अंदर हैं। परंतु 2003 के बाद जो भी इंप्लॉइज आए उनके लिए ओपीएस बंद करके एनपीएस ही रेगुलेट कर दी जाए, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम है। अब ये एनपीएस में क्या होता है कि ज्यादातर ये स्टॉक मार्केट के बराबर इक्विवेलेंट होता है। आपका पैसा फंड्स में डाला जाता है और इस फंड्स की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको कितना फंड मिला, क्योंकि ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक जब 2004 में अंबुजा सीमेंट की बात करें, मान लीजिए 1800 था तो आज 900 था, तो कंपनियां अगर उस एनपीएस उसको फंड में डालेंगे तो जब आप रिटायर होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये एनपीएस में ज्यादातर देखा गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में डीएचएफएल ने इतना फ्रॉड किया कि सरकारी कर्मचारियों के पैसा भी वहां पे डूब गया, जहां से सरकारी कर्मचारियों को यहां पर अपने भविष्य की सुरक्षा कहीं ना कहीं सताती आई कि अगर हमारे को एनपीएस में ही डालते रहे तो हमारा भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। तो ये सभी इंप्लॉइज जो थे वो ओपीएस के लिए डिमांड करते रहे कि हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम में डाल दिया जाए। हालांकि सेंटर ने इसके ऊपर 2004 में जो थी वो पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी थी, परंतु हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये स्कीम 2003 में ही शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी। वर्ष काफी बीतते गए, परंतु नेताओं को तो मुद्दा चाहिए। अब 2017 में एनपीएस का मुद्दा बड़ा दमखम दिखाया रहा, तो वहीं पे भाजपा आरोप लगाती रही कांग्रेस की। इससे पहले चुनाव हुए तो कांग्रेस ने कभी एनपीएस का मुद्दा नहीं उठाया। परंतु यहां पर आज एक विश्लेषण करना जरूरी है। यहां पर एक चीज यह भी सही है कि एनपीएस से सरकारी मुलाजिमों को कोई फायदा नहीं होगा। अगर ओपीएस लागू हो जाए तो सरकारी इंप्लॉइज को भविष्य जो है वो कम से कम सुरक्षित रह जाएगा। परंतु इसको रेगुलेट करने के लिए हिमाचल में क्या अड़चनें आ रही थी और भाजपा ने इसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया, क्योंकि यहां पर काफी थिंक टैंकर्स इसके ऊपर आके बोले गए कि अगर हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होता है तो हिमाचल प्रदेश की 85% जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो पेंशन स्कीम्स में ही चली जाएंगी। तो इसको रेगुलेट करना कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो थिंक टैंकर्स ये मानते हैं कि अगर ओपीएस लागू हो जाता है तो यहां पर बड़ी अड़चनें आ सकती हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 70,000 करोड़ रुपया जो है कर्जा है। सरकारें कोई भी रही हो, काफी स्टीप एक कर्जे की जो लाइन थी, ग्राफ वो चढ़ता ही रहा। और जो राजकोषीय घाटा है वो भी तकरीबन 12,000 करोड़ है। अब ये 12,000 राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या कि मतलब ये सरकार का घाटा, ये लोगों का घाटा, मतलब भरना हम ही नहीं है। मतलब लोगों के टैक्स का पैसा ही होगा जहां से राजकोषीय घाटा भरा जाएगा। मतलब सरकार को अपना नुकसान है, फायदा तो कभी हुआ नहीं। रिजर्व्स और सरप्लस तो कभी सरकार के पास हुए नहीं, परंतु घाटा जरूर सरकारें आपस में खाती रही हैं। और ये जो 80,000 70,000 करोड़ का कर्जा है ये भी लोन के रूप में है और ये आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप इंटरेस्ट अमाउंट में दे। तो एक चीज तो यहां पर जरूर है कि वैसे जैसे एक घर में किसी व्यक्ति ने लोन लिया होता है उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। अगर आप लोन नहीं देते तो बैंक आपको पकड़ के बोलते हैं कि जी हमारा या तो लोन दीजिए, तो वो सिक्योर्ड असेट्स में चले जाते हैं।
परंतु सरकार के नेता जो होते हैं यहां पर कहीं ना कहीं इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं कि सरकारी खजाना है, इसको तो हम यूज कर सकते हैं। परंतु आज इस विषय को गंभीरता से सोचने की भी जरूरी है कि अगर हिमाचल की हम बात करें तो प्रति व्यक्ति जो है इस वक्त 1 लाख रुपए के कर्जे के नीचे इस वक्त आ चुका हुआ है, और ये कर्जा कहीं से नहीं जाने वाला। ये आम टैक्स पेयर, चाहे वो सरकारी इंप्लाइज है चाहे प्राइवेट इंप्लाइज है, उसी के ही टैक्स से ये पैसा जो है वो भरा जाएगा। अगर ओपीएस, चाहे वो नुकसान की बात करें, चाहे इंटरनल डेट की बात करें, या आपके पास फिजिकल डेफिसिट की बात करें जो राजकोषीय घाटा है, तो यहां पर समय समय पर सरकारों को भी आगाह किया जाता है कि आप अपने खर्चे रोकिए और सरकार इंटरनल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज कीजिए, ताकि जो हमारी स्टेट की इकोनॉमी है, जो पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है, वो कम से कम स्टेट के डेवलपमेंट में लगा दिया जाए। ये काम सारा सीएजी के बारे में। परंतु सीएजी को पूछता कौन है, क्योंकि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो भी वित्तीय लेखा जोखा सरकारों का होता है वो सिर्फ सीएजी ही देखती है। परंतु सीएजी की तरफ आजकल किसी को ध्यान नहीं होता। हर बजट सत्र में, हर जब भी विधानसभा सत्र होते हैं तो वो एक बजट का सेशन जो है वो रख दिया जाता है मुख्यमंत्री के टेबल के ऊपर कि यहां पर ये प्रॉब्लम्स हैं, परंतु उसके ऊपर कभी बहस हमने कभी देखी नहीं कि नेता एक दूसरे के ऊपर छींटाकाशी करते हो कि क्यों कर्जा बढ़ा। हाँ, कि मुद्दे वही रहते हैं, सदन से वॉकआउट करना और जोर जोर से नारे लगाने, और जो खर्चा, चाहे धर्मशाला सदन की बात करें या शिमला सदन की बात करें, विपक्ष हमेशा वॉकआउट करेगा। इन चीजों के ऊपर घेरना भी कहीं ना कहीं विपक्ष का ही काम होता है। परंतु विपक्ष ने पिछले सत्र की बात करें तो काफी वॉकआउट किए, हम भी कभी कभी जगह पे रिपोर्टिंग करने आए। परंतु जो असली मुद्दा है सीएजी का, चाहे उसमें अभी सीएजी ने कुछ समय पहले, इलेक्शन से पहले ही ये चीज कहा हिमाचल प्रदेश सरकार को कि 2600 करोड़ की जो पैसा दिया गया उसकी प्राप्तियां कहां पे है, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट कहां है, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहां पर है, ताकि वो बताया जाए। और सीएजी ने वहां पे इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड की सभी खबरों में यह आया कि हो सकता है कि इस पैसे का मिसयूज किया हो, क्योंकि सरकार को तो प्राप्ति चाहिए कि कहां पे पैसा हुआ, वो आज तक पैसा नहीं, मतलब बताया नहीं गया, वो पिन पॉइंट किया गया है सरकार को सीएजी के हवाले से। और दूसरी तरफ उससे पहले जैसे चाहे मेडिकल कॉलेजेस की बात करें या स्कूल यूनिफॉर्म्स की बात करें, तो तमाम ऐसी चीजें थी जो सरकार को हमेशा आगाह करती आई कि आप इस चीज को बताइए कि ये पैसा कहां जाता है। परंतु आजकल आप ज्यादातर भाषणों में क्या सुनते हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की, हमने किया। कोई नेता ये नहीं बोलता कि जनता ने किया, सरकार ने किया, मतलब हमने किया, मतलब नेताओं ने किया। आम आदमी की कोई बात नहीं कर देगी। अगर सरकार कर रही है तो सरकार कहां से कर रही है। हिमाचल की बात करें, टूरिज्म से आपको रेवेन्यू है, आपके पास एग्रीकल्चर है, तो कोई भी नेता ऐसा नहीं होता है कि ये हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है और ये कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि जी हम ही कर रहे हैं। तो इस बार के जो चुनाव हुए तो यहां पर ओपीएस लेकर एक बड़ी गंभीर मुद्दा था, और हालांकि सीएजी ने यहां पे भी पिन पॉइंट किया कि अगर ओपीएस हिमाचल में लागू हो जाती है तो वित्तीय हालात तो बहुत ही खराब हो जाएंगे, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की, उसका तकरीबन 80% जो है वो पेंशन्स में ही चला जाएगा। अब यहां पे ये भी बात समझना जरूरी है, ठीक है, सरकारी इंप्लाइज हैं, सब वो अपना काम जानते हैं कि कैसे करना है, एक फ्यूचर सिक्योर जरूर उसको किया जाता है, परंतु प्राइवेट इंप्लाइज के बारे में भी कभी सरकारें नहीं सोचती हैं, और ना सोचने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट आदमी को पता कि जी हमने कमाना है, चाहे वो दिन में कमाए रात को कमाए। तो यहां पे जो पैसा सोशल, अगर ओपीएस लागू हो जाता है तो जो पैसा इंटरेस्ट अमाउंट में जाना था वो नहीं जाएगा, तो डेट और बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर हिमाचल प्रदेश की मान लीजिए 100 रुपए इनकम है तो उसमें से 25%, 25 रुपए सैलरीज में चला जाता है, 10% आपके पास पेंशन में चला जाता है, 10% आपका, 12% आपका इंटरेस्ट अमाउंट पे चला जाता है। तकरीबन ये 52 रुपए जो हैं ये सारे सरकार के अपने खर्चे हैं। बाकी 48 रुपए बच गए। 48 रुपए में आप चाहे उसमें आप सोशल एक्टिविटीज करिए या एम्पावरमेंट करिए आम आदमी को। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सीएजी ने कहीं ना कहीं ये माना कि अगर ओपीएस लागू कर दी जाए तो वित्तीय हालात जरूर खराब होंगे, परंतु इन वित्तीय हालातों की चिंता करने के लिए कौन इस वक्त मौजूद है, क्योंकि सभी को बेनिफिट चाहिए। ओपीएस सरकारी इंप्लाइज को चाहिए, प्राइवेट इंप्लाइज को अपने बेनिफिट चाहिए।
तो ये सारे बेनिफिट्स करते करते कहीं ये हालात ना हो जाएं कि श्रीलंका वाली हालात हो जाए, क्योंकि श्रीलंका के विषय के ऊपर भी आपने सोचना था कि कर्जा वहां की सरकारें लेती रही, जब उनके हाथ खड़े हो गए तो वहां पे दिवालिया घोषित हो गया। तो ये आज चीज जरूर जाननी है कि किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की प्रोग्रेस तभी होगी जहां पे आप मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, हमारे पास स्टार्टअप्स ज्यादा होंगे, स्टार्टअप से ज्यादा इनकम्स होगी। तो ये सोचना किसका काम है? ये सोचना सरकारों का काम नहीं है, ये अब हमारा भी काम हो गया। क्योंकि जब भी देखिए सरकार बनती है तो एक सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर फंड जो होते हैं उसमें सरकार हमेशा बजट का प्रावधान रहती है। परंतु पिछले 5 सालों की हम बात करें या उससे पिछले के बालों की बात करें, डेट जरूर बढ़ा और जो सोशल एक्टिविटीज के ऊपर पैसा खर्चा जाना था वो कहीं ना कहीं नहीं खर्चा गया। तो ये जब कमियां सीएजी निकालता है तो ये कमियों को सरकारी तंत्र है वो तो आई थिंक उनको समझना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। और कर्जे के प्रति जो है गंभीर कभी भी सरकारें इस चीज के लिए नहीं हुई। बहुत ऐसे लुभावने वादे किए, हालांकि पंजाब में ओपीएस लागू कर दिया गया है, परंतु पंजाब की अगर हम बात करें 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और अब ओपीएस के बाद सीएजी ने फिर पिन पॉइंट यहां पे किया है कि इस चीज को लागू करते हुए अब देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इस चीज को कैसे रेगुलेट कर पाते हैं, क्योंकि हर जगह पे सब्सिडी दी गई है। चाहे आप पंजाब पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, पीएसपीसीएल की बात करें या ट्रांसपोर्ट की बात करें, हर जगह सब्सिडी वगैरह भी दी जा रही है, परंतु फिर भी टैक्स जनरेशन कहां पे होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होंगी। हालांकि पंजाब में अगर हम बात करें तो काफी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे लुधियाना की बात करें, जलंधर की बात करें, मोहाली की बात करें, यहां पे काफी इंडस्ट्रीज आती हैं। परंतु हिमाचल की अगर हम बात करें तो सिर्फ बद्दी और नालागढ़ को छोड़ के पूरे हिमाचल के पास जो है वो अभी भी स्टार्टअप्स की कमी है। तो ये चीजें जो है अब ध्यान देना जरूरी है कि आने वाली सरकार जो होगी वो इस कर्जे को सबसे पहले कैसे हैंडल करेगी, कैसे इन चीजों से वो रिफॉर्म कर पाएगी। क्योंकि कर्जा जितना बढ़ता जाएगा आम आदमी उतना पिसता जाएगा। सरकारों को ठीक है, कई जगह पे लोन इंटरेस्ट फ्री भी दिया जाता है। सेंटर की गवर्नमेंट की बात करें तो जीएसटी की स्कीम अब बंद हो गई है। ज्यादातर हिमाचल को सेंटर की स्कीमों के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है। वैसे भी बरसात के दिनों में काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, खर्चे वैसे ही ज्यादा हैं। तो सरकारों को अब अगर सोर्सेज ऑफ फंड जनरेट करना है तो आपको स्टार्टअप्स हिमाचल में लाना ही होगा, क्योंकि स्टार्टअप्स पंजाब की बात करें, मोहाली, जीरकपुर ये हब बन चुके हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं कि हिमाचल में स्टार्टअप्स नहीं बन पाता? क्या हमारे पास एफिशिएंसी नहीं है? क्योंकि हिमाचल के तमाम युवा, तमाम लोग चंडीगढ़ और मोहाली आके नौकरी कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे उनको वो चीजें, फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो स्टार्टअप ऐसे मोहाली, चंडीगढ़ को छोड़ के क्यों नहीं शिमला, धर्मशाला में ये स्टार्टअप्स खोल पाते हैं? क्योंकि सम ड्यू टू लैक, जो भी मतलब आप ये बोल सकते हैं कि लैकिंग है सरकारों की कि स्टार्टअप्स को बुलाने के लिए क्या क्या ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि वो चीजें धरातल पर जरूर दिखे। तो ये देखिए, ये सारी चीजें हैं जो कि आज सरकारों को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने कर्जे को कम कैसे करें। क्योंकि एक आम आदमी पर जब कर्जा बढ़ता है वो उस काम के लिए करता है, परंतु जब सरकार के ऊपर पड़ता है तो परवाह किसी को नहीं होती है, सरकारी काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कल्चर अब छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ये घोषणाएं हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन करने का मामला है या एनटीपीसी को वो करने का, प्राइवेट करने का मामला है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान देखना चाहिए होगा कि जो सरकार की पॉलिसी है और सरकार के जो मतलब कर्जे हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। और जहां पे सरकारें पैसा लगाती हैं अपना, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा दिया, फंड्स में लगा दिया, आपके पास बोर्ड्स में लगा दिया, एचआरटीसी में लगा दिया, तो जब अब एक रिपोर्ट के अनुसार तो ये भी कहा गया कि सरकार जिस जिस बोर्ड के ऊपर पैसा लगा रही है वो खुद ऑलरेडी डेट रिडन है और उनके ऊपर जो 5 साल के बाद इंटरेस्ट अमाउंट आना था वो भी ना मिलके सरकार को वहां भी घाटा हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा चीज है। अब पावर जनरेशन की बात कर ले तो पावर जनरेशन में हिमाचल में कौन सा बिल आता है? मेरे को नहीं लगता कि 500 रुपए से ऊपर किसी का बिल आता है। 200, 300, 400, 500। एचआरटीसी का अभी 14 करोड़ रुपए का तो उन्होंने बिल जनरेट करके दे दिए कि ये आपने इतनी रैली करी तो हमारे को ये बिल दीजिए, क्योंकि पैसा तो लेना ही है ना। तो ये जो बोर्ड हैं जो सालों से घिसते पिटते आ रहे हैं, एचआरटीसी की बात करूं, जिनको लोगों को भी अपनी सैलरीज लेने के लिए आज की तारीख में मुश्किलें थे, कौन इनको देखेगा? जो बोर्ड हैं, हिमाचल पथ परिवहन
कॉरपोरेशन, काफी समय से ये भी डिमांड है कि इसको कॉरपोरेशन छोड़ के हिमाचल रोडवेज बना दिया जाए। पर रोडवेज कैसे बनाना, पंजाब में है ठीक है, कॉरपोरेशन नहीं है, बोर्ड है, रोडवेज है। तो ये सारी चीजें कौन को देखेगा, क्योंकि ये डेट रिडन तो है ही एचआरटीसी, वो कब प्रॉफिट में जाएगी ये तो भगवान जानता है। वैसे ही अब हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हालात होने वाले हैं। जब तक आप बिजली, जहां से गवर्नमेंट को फंड आना था वो तो सारे बिल माफ हो जा रहे हैं। तो सरकार को सीएजी ने भी यहां पे अपॉइंट किया राजनीतिक पार्टियों को कि आप इन लुभावने वादे छोड़कर कम से कम ये चीजें जरूर देखें कि आप ये वायदे तो कर रहे हैं पर इसका लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये मत देखिए कि सत्ता पे वापसी आने के लिए आप लुभावने वायदे कर दो और जहां पे मर्जी जाओ। अब यहां पे हिमाचल की बात करें, गरीब से गरीब भी 2 महीने में 200-300 रुपए बिल दे देता है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी सरकारें यहां पे बिजली के बिल माफ कर रही हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बात करें, किसी ने आज तक सोचा ही नहीं, कितनी स्ट्राइकें हुई, कितने ये भी घाटे में चले हैं बोर्ड, ठीक है। वैसे ही हिमाचल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी यही हालात हैं, ठीक है। तो हिमाचल फाइनेंशियली बोर्ड के वैसे ही हालात खराब हैं, ठीक है। तो ये चीजों को जब तक खर्चों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आने वाली सरकार को ये चीजें कहीं ना कहीं समझ लेना जरूरी होगा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालात को अगर समय रहते नहीं संभाला तो वो दिन दूर नहीं है कि श्रीलंका के जैसे हालात हमारे हो जाएंगे। समझना जरूरी है, सरकार के नेताओं को समझना जरूरी है कि क्यों हमारा डेट बढ़ता जा रहा है। सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर फंड जो होते हैं, जो बजट में एलोकेट किए जाते हैं, उसके पिछले 5 या 7 साल की बात की जाए उससे कम ही लगाए जाते हैं। एक रिपोर्ट में यह भी मेंशन कर दिया जाए। तो यह सबसे बड़ा चैलेंज है। ओपीएस ठीक है, एक मुद्दा है, हम भी ओपीएस के हक में है एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, परंतु ओपीएस लागू किया जाएगा तो डेट बर्डन और इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, हालांकि सरकार ने वायदा किया है अगर कांग्रेस आती है तो हो भी सकता है वो वायदा पूरा हो, परंतु उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा ये भी हमारे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, ये तो किसकी सरकार आएगी ये तो भविष्य ही तय करेगा। और हम फिर यहां पे बताते हैं कि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, डिस्क्लेमर है न्यूज का। आगे आपको जरूर ऐसी ऐसी न्यूज जो है वो अपडेट हम देते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एक न्यूज ही देना नहीं है, जो सरकार की कार्यप्रणाली है, कहां कहां पर कमियां हैं, वो भी हम आप तक हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माध्यम से पहुंचाते हैं। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।